Hello friends, Jai Hind. Welcome to Prep IAS, one stop solution for quality preparation material for civil service examination. दोस्तों, ये हमारी करंट अफेयर सीरीज का 4th लेक्चर है जिसमें हम जून 2020 से दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। एंड दोस्तों, आज हम बात करेंगे जून 2020 के इकोनॉमी के बारे में। दोस्तों, आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू तीनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप उसे तुरंत करिए ताकि आपको रेगुलर एंड टाइमली अपडेट मिलते रहें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर ही। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपका कोई भी क्वेरी या डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में उसको रिजॉल्व कर देंगे। अब शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। पहला है मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। ये होता क्या है दोस्तों? अगर किसी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर उसके रेवेन्यू से ज्यादा होता है तो उस कंडीशन को डेफिसिट बोला जाता है। एंड इस डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए आपको पैसा बोरो करना होगा। अब इसके दो ऑप्शन अवेलेबल हैं गवर्नमेंट के पास कि या तो वो मार्केट से बोरो करे या फिर वो आरबीआई से बोरो करे। तो दोस्तों, अगर आरबीआई से डेफिसिट फाइनेंसिंग हो रही है तो उसको बोला जाएगा मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। एंड सेकेंड जो ऑप्शन होता है वो होता है मार्केट से। बट दोस्तों, मार्केट में एक इशू है। सबसे पहला इशू क्या है? क्राउडिंग आउट इफेक्ट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है। एंड सेकंड जो इशू इसमें होता है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, इस चीज को अवॉइड करने के लिए आरबीआई के थ्रू डेफिसिट फाइनेंसिंग की जाती है। अब दोस्तों, ये दो तरह से हो सकता है। सबसे पहला डायरेक्ट मोनेटाइजेशन एंड सेकंड होता है इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन। डायरेक्ट मोनेटाइजेशन में क्या होगा कि गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करेगी प्राइमरी मार्केट में एंड आरबीआई उन बॉन्ड्स को परचेज कर लेगी, है ना। एंड उसके लिए क्या करेगी? उसको नई करेंसी प्रिंट करनी पड़ेगी उसके भुगतान के लिए। इसको बोला जाएगा डायरेक्ट मोनेटाइजेशन। सेकेंड होता है इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन। इसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को आरबीआई सेकेंडरी मार्केट में ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू परचेज करती है। अब दोस्तों, ये दोनों ही मीडियम के थ्रू डेफिसिट फाइनेंसिंग की जाती है। बट अगर आप देखें कि डायरेक्ट मोनेटाइजेशन में गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा होता है, जबकि इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन में आरबीआई का कंट्रोल ज्यादा होता है। एंड दोस्तों, दोनों ही टेक्निक में इन्फ्लेशन का खतरा होता है। बट आप देखिए, अगर आरबीआई का कंट्रोल ज्यादा रहेगा तो क्योंकि आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी भी इंप्लीमेंट करनी होती है तो वो अच्छे से इन्फ्लेशन को भी टैकल कर सकती है। इसलिए इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन एक प्रीफर्ड मेथड होता है। एंड दोस्तों, अगर हम बात करें डायरेक्ट मोनेटाइजेशन की तो हमारे यहाँ पे 97 से डायरेक्ट मोनेटाइजेशन होता है, लेकिन 94-97 में एग्रीमेंट हुए जिसमें डायरेक्ट मोनेटाइजेशन को फेज आउट करने की बात हुई। उसके बाद अगर आप एफआरबीएम एक्ट 2003 देखें तो उसमें आरबीआई वाज कंप्लीटली बार्ड फ्रॉम सब्सक्राइबिंग टू द प्राइमरी इशुएंस ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब डायरेक्ट मोनेटाइजेशन के लिए मना किया था। पर दोस्तों, अगर हम एफआरबीएम एक्ट 2017 देखें, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट किया गया था, तो इसमें क्या हुआ है कि एक एक्सकेप क्लोज दिया है, मतलब कि स्पेशल कंडीशन में गवर्नमेंट डायरेक्ट मोनेटाइजेशन कर सकती है। अब दोस्तों, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसमें दो चीजें यूज की गई हैं कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है एंड सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। दोस्तों, प्राइमरी मार्केट वो होता है जहां पे सिक्योरिटीज क्रिएट की जाएंगी, ठीक है, जबकि सेकेंडरी मार्केट वो होगा जहां पे सिक्योरिटीज को इन्वेस्टर के माध्यम से ट्रेड किया जाता है। मतलब अगर आप स्टॉक मार्केट देखें तो वो एक सेकेंडरी मार्केट होता है एंड जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ होता है वो एक प्राइमरी मार्केट होता है। सॉरी। अब दोस्तों, हम बात करेंगे हमारे सेकंड टॉपिक की, जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा भी राइट्स इशू किए गए हैं। अब दोस्तों, हमें समझना होगा कि राइट्स इशू क्या होते हैं। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि एक कंपनी है जो कि मार्केट से एडिशनल कैपिटल रेज करना चाहती है एंड अगर वो ये कैपिटल अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के थ्रू रेज करती है तो उसको बोला जाएगा राइट्स इशू।
तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास अपनी एग्जिस्टिंग होल्डिंग के प्रपोर्शन के हिसाब से राइट टू सब्सक्राइब द शेयर होता है, इसी को बोलते हैं राइट्स इशू। और दोस्तों इसमें होगा क्या कि मान लीजिए अगर 1:2 राइट इशू है, इसका मतलब क्या होगा कि हर 2 एग्जिस्टिंग शेयर के लिए आप एक नया शेयर खरीद सकते हो, इसको बोला जाएगा 1:2। एंड दोस्तों ये एक डेमोक्रेटिक अप्रोच है फंड रेज करने की, क्योंकि दोस्तों इट अलाउज द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स द राइट टू इन्वेस्ट फर्स्ट इन द कंपनी। तो दोस्तों एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मौका मिल रहा है कि वो अपनी कंपनी में सबसे पहले इन्वेस्ट करें, और दोस्तों सेकंड थिंग जो कंपनी है उसको भी फंड रेज हो जाता है, इसलिए ये काफी एक अहम डिवाइस है फंड रेज करने के लिए। अब दोस्तों थर्ड टॉपिक है डिजिटल टैक्स। फ्रेंड्स ये हमेशा ही न्यूज में होता है, क्योंकि आप देखिए जो डिजिटल कंपनीज होती हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स, लिंक्डइन, फेसबुक वगैरह, इन सबका जो फिजिकल प्रेजेंस है वो हर जगह नहीं होता है। मैक्सिमम आप देखेंगे इन सबके हेड ऑफिस यूएसए में होंगे, बट इनका ऑपरेशन पूरे वर्ल्ड में होता है। और एंड दोस्तों इसमें सबसे नुकसान वाली बात क्या है कि ये अपने रेवेन्यू पे पूरा प्रॉफिट जो इनका होगा उस पर टैक्स ये लोग अपनी जो पेरेंट कंट्री है वहीं पे ये लोग देते हैं, जैसे कि यूएसए। तो इससे बाकी कंट्रीज का नुकसान होता है क्योंकि उनको टैक्स नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों इस चीज को दूर करने के लिए डिजिटल टैक्स पिक्चर में आया है। ये काफी एक अहम मुद्दा रहा है। अगर आप वर्ल्ड की इकोनॉमी के बारे में जानते होंगे, अगर आप ओईसीडी एंड बीईपीएस प्रोजेक्ट की बात करें तो इन्होंने भी काफी पिच किया है डिजिटल टैक्स को लेके, एंड अभी तक कोई एक मल्टीलैटरल सोल्यूशन बना नहीं है। तो अभी इस तो हुआ क्या है कि अब जो कंट्रीज हैं वो प्लान कर रही हैं कि हम डिजिटल टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पे इक्वलाइजेशन लिवाई लगाई जा रही है 1 अप्रैल 2020 से। इट अप्लाइज टू रेवेन्यूज ऑफ ई कॉमर्स सप्लायर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स फ्रॉम अप्रैल 1, 2020। अब दोस्तों प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि इक्वलाइजेशन लिवी किस चीज से संबंधित है, तो आपको अब पता चल गया है कि इसका संबंध डिजिटल टैक्स से है। दोस्तों यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि द टैक्स अप्लाइज ओनली टू नॉन रेजिडेंट कंपनीज विद एनुअल रेवेन्यूज ओवर $267,000 and covers online sales of goods and service or aimed at persons in India। अब दोस्तों इसमें जो सेकंड चीज हमें पता होनी चाहिए वो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस किस चीज से संबंधित है, तो इसका संबंध भी डिजिटल टैक्स से होता है। और दोस्तों इसको फाइनेंस एक्ट 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब दोस्तों ये जो इक्वलाइजेशन लेवी है ये पहले 6% थी, इसको 2016 में लगाया गया था, बट उस समय इसका डोमेन काफी रेस्ट्रिक्टेड था। एंड अभी जो 2020 में इसको लगाया गया तो इसका जो स्कोप है वो काफी ब्रॉडर है एंड इट कवर्स ऑल काइंड्स ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो दोस्तों आई होप आपको डिजिटल टैक्स के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट या इश्यू होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अब दोस्तों इसी से जुड़ी हुई दूसरी चीज है गाफा टैक्स। ये भी काफी आप सुने होंगे, न्यूज में होगा। ये GFA का मतलब होता है गूगल, एप्पल, फेसबुक एंड अमेजन। दोस्तों फ्रांस ने ये गाफा टैक्स प्रपोज किया है और वो क्या बोला गया है कि इट विल इम्पोज अ 3% लिवाई on the total annual revenues of the largest technology firms providing service to French consumer। दोस्तों अभी इसको लगाया नहीं गया है, बट ये प्रपोज्ड है कि 3% टैक्स हम लोग लगाएंगे जो बड़ी बड़ी डिजिटल कंपनीज है जैसे कि गूगल, एप्पल, फेसबुक एंड अमेजोन उसके ऊपर। दोस्तों अगला न्यूज आइटम था रेटिंग्स डाउनग्रेड। दोस्तों आपको पता है कि जो मूडी है वो सोवरेन क्रेडिट रेटिंग का काम करते हैं, और इस बार जो इंडिया की रेटिंग है वो डाउनग्रेड हुई है, BAA3 से हो गई है BAA2। इसका मतलब क्या होगा, आउटलुक ऑफ द कंट्री रिमेनिंग नेगेटिव, मतलब नेगेटिव आउटलुक है। अब दोस्तों जैसे मूडी है वैसे ही 2 रेटिंग कंपनीज और भी है जैसे कि फिच एंड S&P। क्वेश्चन आ सकता है कि मूडी, फिच एंड S&P किस चीज से रिलेटेड है, तो उसका जवाब होगा ये सब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं। अब दोस्तों ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं इनका काम क्या होता है, दे रेट द फाइनेंशियल एंड बिजनेस मॉडल्स ऑफ कंपनीज एज वेल एज इकोनॉमिक मैनेजमेंट ऑफ सॉवरेन गवर्नमेंट, पहली चीज। दूसरा, द एजेंसीज रेट इंस्ट्रूमेंट सच एज बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, कमर्शियल पेपर्स, डिपॉजिट्स एंड अदर डेब्ट ऑफरिंग ऑफ कंपनीज और गवर्नमेंट्स टू हेल्प इन्वेस्टर्स मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। जी हाँ दोस्तों,
ये जो एजेंसीज होगी ये कंपनियों के बिजनेस मॉडल या उनके फाइनेंशियल मॉडल्स को रेट करती हैं। साथ ही साथ जो सोवरेन गवर्नमेंट्स होती हैं उनके इकोनॉमिक मैनेजमेंट को भी ये लोग रेट करते हैं, ताकि अगर कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी में या गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करना चाहे तो उसके पास सारी इंफॉर्मेशन हो कि कितनी रिस्क रहेगी कि मुझे मेरा पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस चीज के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बनाई जाती हैं। अब दोस्तों अगला जो की टर्म यूज हुआ है वो क्या है? सोवरेन क्रेडिट रेटिंग। ये क्या होगी दोस्तों? सोवरेन मतलब क्या है? कंट्री की बात हो रही है, ठीक है। तो एक कंट्री की क्रेडिट वर्थीनेस को असेसमेंट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट होता है जिसको बोला जाएगा सोवरेन क्रेडिट रेटिंग। तो दोस्तों मान लीजिए एक इन्वेस्टर है जो कि एक कंट्री में उसके डेब्ट में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो अगर उसको जानना हो कि इस प्रोसेस में कितनी रिस्क है, उसको पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इस चीज को डिटरमाइन किया जाता है सोवरेन क्रेडिट रेटिंग के द्वारा। अब दोस्तों ये मूडी ने जो रेटिंग डाउनग्रेड की है तो उसने 4 मेन रीजन बताए हैं। सबसे पहला, वीक इंप्लीमेंटेशन of economic reforms since 2017. Second, relatively low economic growth over a sustained period. And third point, a significant deterioration in the fiscal position of government, both central as well as state government. And the fourth reason is राइजिंग स्ट्रेस इन इंडियाज फाइनेंशियल सेक्टर। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है हमारी देश की इकोनॉमी के लिए, एंड इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दोस्तों अगला आइटम जो कि न्यूज में था वो क्या था कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों ये होता क्या है? दोस्तों सबसे पहले कि अभी रिसेंटली सेबी ने एक एक्सपर्ट पैनल सेटअप किया था, एंड उस पैनल ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए नॉर्म्स का ड्राफ्ट तैयार किया है। दोस्तों सोशल स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है? सबसे पहला, ये एक इलेक्ट्रॉनिक फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म है। जैसे कि हमारा बीएसई है, वैसे ही इस तरह से ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज होगा जिसका ऑब्जेक्टिव होगा कि यहाँ पे फंड रेज किए जा सके। इसमें क्या होगा दोस्तों कि जो सोशल एंटरप्राइजेज हैं उनके शेयर्स इन्वेस्टर यहाँ पे खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक है। इसका दोस्तों आप जानते हैं कि भारत में सोशल सेक्टर में काफी सारा इन्वेस्टमेंट होना है, और गवर्नमेंट के पास आप जानते हैं कि एक कंस्ट्रेंट होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो बात यह है कि जो प्राइवेट सेक्टर को किसी तरह से सोशल सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाए, है ना, जो फंड्स की जो समस्या है उसको दूर किया जाए, इसके लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाया जा रहा है। और दोस्तों इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि जो सोशल एंटरप्राइजेज हैं दे कैन रेज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक। अब दोस्तों ये सोशल एंटरप्राइजेस क्या होती हैं? ऐसी कंपनियां जो कि सोशल सेक्टर में काम करें, जैसे कि हेल्थ केयर, क्लीन एनर्जी, एजुकेशन एक्सेट्रा। इनका मेनली जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव इनका होता है। अब दोस्तों अगर हम देखें कि यूके, कनाडा, यूएसए, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर, मॉरिशस, इनमें ऑलरेडी एसएससीज काम कर रहे हैं। अब दोस्तों अगला आइटम काफी न्यूज में था, बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। ये क्यों न्यूज में था दोस्तों? आपको पता है कि पीएमसी बैंक क्राइसिस, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक क्राइसिस, तो उस समय बात चल रही थी कि अब आरबीआई को ज्यादा पावर दीजिए ताकि आरबीआई का कंट्रोल कोऑपरेटिव बैंक्स पे ज्यादा हो। तो इसलिए इस अमेंडमेंट को लाया गया है, इस ऑर्डिनेंस को लाया गया है, और इसमें जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, उसमें अमेंडमेंट किया गया है। अब दोस्तों ये जो एक्ट है ये क्या काम करता है? इसमें बैंकों की फंक्शनिंग को रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। और दोस्तों इस ऑर्डिनेंस में जो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है एंड जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है उनको आरबीआई के डायरेक्ट सुपरविजन में लाया गया है इस ऑर्डिनेंस के द्वारा, ताकि ये जो क्राइसिस हुआ था पीएमसी बैंक में वो दोबारा न हो। इट सीक्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपोजिटर्स एंड स्ट्रेंथन कोऑपरेटिव बैंक्स बाय इंप्रूविंग गवर्नेंस। जी हाँ दोस्तों, गवर्नेंस को इंप्रूव किया जाएगा, एंड ओवरसाइट बाय एक्सटेंडिंग पावर्स already available with RBI in respect of other banks to cooperative banks। मतलब आरबीआई को ज्यादा पावर दी जा रही है ताकि ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनकी गवर्नेंस को इंप्रूव किया जा सके, एंड जो डिपोजिटर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें की गई है कि इसमें आरबीआई को पावर दी है कि वो एक बैंकिंग कंपनी के लिए रिकंस्ट्रक्शन स्कीम लागू कर सके विदाउट इम्पोजिंग मोराटोरियम। दोस्तों मोराटोरियम क्या होता है? ये एक तरह का पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी होता है, ठीक है। तो उस मोराटोरियम को बिना इम्पोज किए आरबीआई बैंकिंग कंपनी के रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम बना सकती है। उसके अलावा
जो यूसीबी का बोर्ड होगा उसको सुपरसीड कर सकती है आरबीआई, विच इज रजिस्टर्ड अंडर ए स्टेट लॉ, है ना। इसके अलावा दोस्तों क्या होगा, सबसे जो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि दिस ऑर्डिनेंस डज नॉट अफेक्ट existing powers of the state registrars of cooperative societies under state कोऑपरेटिव लॉज, मतलब जो स्टेट रजिस्ट्रार की पावर है उस पर किसी भी तरह का इस पर इफेक्ट नहीं होगा, केवल आरबीआई की पावर बढ़ाई गई है। और दोस्तों ये जो अमेंडमेंट है ये प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज पर लागू नहीं होगा, एंड ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जिनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल बिजनेस लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, उस पर भी ये अमेंडमेंट लागू नहीं होगा। अब दोस्तों ये कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, ये फाइनेंशियल एंटिटीज होती हैं जो कि कोऑपरेटिव बेसिस पे काम करती हैं। मतलब इस बैंक के जो कस्टमर होंगे ना वही इसके ओनर्स होते हैं। आप जानते हैं कि कोऑपरेटिव्स क्या होती हैं, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा। अगर हम रूरल एरिया में बात करें तो वहां पे आपको स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स मिलेंगे, या प्राइमरी कोऑपरेटिव एंड एग्रीकल्चर रूरल बैंक्स मिलेंगे। वहीं अर्बन एरिया में आपको शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स मिलेंगे। तो ये सभी कोऑपरेटिव बैंक्स के डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। अब दोस्तों ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं इनका रजिस्ट्रेशन इनका रजिस्ट्रेशन एज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है ना, आइदर अंडर द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट या फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 2002, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इन यूसीबी पे डुअल कंट्रोल होता है, एक तो होता है आरबीआई का और दूसरा होता है रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो दोस्तों इसी डुअल कंट्रोल की वजह से काफी इश्यूज आते हैं, एंड इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से इन इश्यूज को, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने की कोशिश की गई है। अब दोस्तों ये जो बैंकिंग ऑपरेशंस होंगे वो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, सुपरवाइज किए जाते हैं, जैसे कि कैपिटल एडिकेसी कितनी होनी चाहिए, रिस्क कंट्रोल कैसा रहेगा, लैंडिंग नॉर्म्स क्या रहेंगे, किस तरह से आप लाइसेंस को इशू करेंगे, नई ब्रांच खोलनी है कि नहीं खोलनी। तो ये सभी चीजें आरबीआई के द्वारा रेगुलेट एंड सुपरवाइज की जाती हैं। एंड जो रजिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं उस पर किसका कंट्रोल होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। तो दोस्तों ये इतनी मैंने काफी ब्रीफ में आपको बताया है, एंड आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। आपको कोई डाउट वगैरह होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों देखिए ये फोटो है अल्मोड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इस तरह से ये होता है। दोस्तों इसमें एक माधव राव कमेटी काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस क्षेत्र में के लिए बनाई गई थी। तो इसने रिकमेंड किया था कि जो यूसीबी का ऑडिट है वो भी इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ऑडिटर के द्वारा किया जाना चाहिए, जैसे कि कमर्शियल बैंक में होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि माधवराव कमेटी किस चीज से संबंधित है। दोस्तों अब हम बात करेंगे पीआईडीएफ की, काफी न्यूज में था जून में, पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसको अनाउंस किया था आरबीआई ने। 500 करोड़ का ये फंड है और इसका काम क्या है कि जो पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बोथ फिजिकल एज वेल एज डिजिटल, उसको टियर 3, 4, 5, 6 सिटीज में एंड जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हैं वहां पे उसको स्ट्रेंथन किया जाए। दोस्तों ये पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है, आपने स्वाइप मशीन के बारे में सुना होगा। दिस इज पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है। तो इसी सबको स्ट्रेंथन करना है टियर 3, 4, 5, 6 सिटीज में एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। और दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि डिजिटल ट्रांजेक्शन को आपको प्रमोट करना है, ठीक है। दोस्तों इसमें क्या होगा कि 500 करोड़ का फंड है तो 250 करोड़ तो आरबीआई देगा, है ना। बाकी का जो आधा फंड होगा वो कार्ड इशूइंग बैंक के थ्रू आएगा या फिर जो कार्ड नेटवर्क ऑपरेटिंग कंपनी होती है उनके द्वारा यहाँ पे आएगा। एंड इसके अलावा ये जो पीआईडीएफ होगा इट विल बी गवर्न थ्रू एन एडवाइजरी काउंसिल दैट इज मैनेज्ड एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय आरबीआई। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो फंड बनाया गया है ये नंदन नीलकेनी कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी उसके आधार पर इसको बनाया गया है। दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि नंदन नीलकेनी कमेटी किस लिए बनाई गई थी। दोस्तों डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था और इसी कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पे पीआईडीएफ को बनाया गया है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों ये है आपकी पॉइंट ऑफ सेल मशीन, अगर आप रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो इसको देख के आपको समझ में आएगा कि ये स्कीम किस बारे में है। और दोस्तों देखिए ये जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है इसमें आप डेबिट कार्ड को यूज कर सकते हैं बट इसमें आपका क्रेडिट कार्ड यूज नहीं होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको इस स्टेटमेंट के माध्यम से फंसाया जा सकता है कि डेबिट एज वेल एज क्रेडिट कार्ड, पर दोस्तों डेबिट कार्ड यूज होगा लेकिन क्रेडिट कार्ड इसमें यूज नहीं होता है।
अब दोस्तों अगला टॉपिक है रियल टाइम मार्केट इन इलेक्ट्रिसिटी। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी न्यूज में था दोस्तों। ये है क्या दोस्तों? मार्केट मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्लेटफॉर्म होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑक्शन के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी को सेल एंड परचेज किया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो विंडो होगी वो 30 मिनट्स की होगी, मतलब 30 मिनट के अंदर आपको ऑक्शन करना है। तो मतलब आप एक दिन में 48 बार आप ऑप्शन कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, इससे होगा क्या कि बिडिंग टाइम आपका शॉर्ट होगा, ठीक है, आपकी शेड्यूलिंग फास्ट होगी, आपका प्रोसेस काफी डिफाइन हो गया है। इसके अलावा काफी सारे बायर्स एंड सेलर्स यहाँ पे रहेंगे, तो कंपटीशन प्रमोट होगा। इसके अलावा जो आपका सरप्लस कैपेसिटी है सिस्टम की, उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होगा। तो दोस्तों जो हमारे सामने इश्यू होते हैं सप्लाई डिमांड के, कि डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो क्या होगा, लोड शेडिंग वगैरह कर दी जाती है, तो वो यहाँ पे नहीं होगा। इसके अलावा जो ग्रिड मैनेजमेंट के इश्यूज होते हैं वो नहीं होंगे इस मार्केट के बाद। इसके अलावा जैसे रिन्यूएबल एनर्जी को आप अच्छे से ग्रिड में इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो वो भी हमें फायदा मिलेगा। इसके अलावा जो आप जानते हैं कि डिस्काउंट्स काफी घाटे में है, तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिस्काउंट्स को जो है मार्केट का एक्सेस मिलेगा, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस होंगी, तो एक तीर से सारे के सारे शिकार किए जा रहे हैं इन शॉर्ट। ठीक है, तो काफी अच्छी ये स्कीम होगी। एंड फ्रेंड्स, जैसे कि अब इसको करेगा कौन? इट बिकेम ऑपरेशनल ऑन 2 प्लेटफॉर्म्स। फर्स्ट, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX एंड पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। अब दोस्तों इसमें जो पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जिसको पोसो को बोला जाता है, इट विल रूट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सप्लाई सोर्सेज टू कंजप्शन पॉइंट। इसका काम होगा कि ये सप्लाई से कंजप्शन पॉइंट पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगी, है ना दोस्तों। अब इनके बारे में जानते हैं कि ये एजेंसीज क्या क्या है। तो दोस्तों जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड है, ये भारत का पहला एनर्जी एक्सचेंज है, ठीक है। और इसका काम क्या है? ये इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स एंड एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स के लिए एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाता है। सेकंड क्या है? पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। ये क्या है? ये इंडिया का पहला इंस्टीट्यूशनली प्रमोटेड पावर एक्सचेंज सिस्टम है, और ये भी वही एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगा, ताकि जो पावर एंड जो उसके अलाइड प्रोडक्ट होंगे उनका ट्रांजेक्शन किया जा सके। तो दोस्तों आजकल काफी इस तरह के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नई नई चीजों के लिए बन रहे हैं, हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे भी सही। और दोस्तों जो पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ये क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फुल्ली ओन्ड एंटरप्राइज है, जिसका काम क्या है? टू फैसिलिटेट कॉम्पिटिटिव एंड एफिशिएंट होलसेल इलेक्ट्रिसिटी मार्केट एंड एडमिनिस्टर सेटलमेंट सिस्टम। ये इसका काम है दोस्तों। इसके बारे में आपको हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए, ताकि आप ऑप्शंस वगैरह को एलिमिनेट कर सकें प्रीलिम्स में। अब दोस्तों हम बात करेंगे इंडियन गैस एक्सचेंज की। ये भी अभी काफी न्यूज में था। इसको मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने लॉन्च किया है। ये भारत का पहला गैस एक्सचेंज होगा, और ये इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की फुल्ली ओन्ड सब्सिडियरी होगी। अब दोस्तों देखिए, ये है क्या? ये एक डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, और उसमें किस चीज की ट्रेडिंग होगी? नेचुरल गैस की होगी, है ना। और स्पॉट एंड फॉरवर्ड मार्केट दोनों में ही ये ट्रेडिंग की जा पाएगी। और दोस्तों यहाँ पे केवल और केवल इंपोर्टेड नेचुरल गैस को ट्रेड किया जाएगा अक्रॉस 3 हब्स। कौन कौन से हब्स है? दहेज एंड हजीरा इन गुजरात, एंड थर्ड वन इज काकीनाडा इन आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसमें जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड नेचुरल गैस होगी उसकी ट्रेडिंग नहीं की जाएगी, केवल जो इंपोर्टेड नेचुरल गैस होगी उसी की यहाँ पे ट्रेडिंग की जाएगी। तो दोस्तों ये काफी सारे मतलब छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी वजह से क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। तो दोस्तों आप इसको इस स्लाइड को पॉज कीजिए और हर लाइन को अच्छे से पढ़िए, पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो बिडिंग होगी ना, वो एनोनिमस मैनर में होगी, मतलब बायर और सेलर को पता नहीं होगा कि वो एक दूसरे को जानते नहीं होंगे। तो दोस्तों वही होगा कि कंपटीशन बढ़ाया जा रहा है, ताकि प्राइसेस अच्छे से मिल पाए। अब दोस्तों ये जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज होता है, हमने पिछले स्लाइड में देखा है कि होती क्या है। इट इज रेगुलेटेड बाय CERC, ठीक है। और दोस्तों अब हम बात करेंगे स्पॉट एंड फॉरवर्ड मार्केट क्या होते हैं। दोस्तों ये बेसिकली पब्लिक फाइनेंशियल मार्केट होंगे, जहां पे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी ट्रेडिंग की जाती है। तो दोस्तों स्पॉट मार्केट में क्या होगा कि यहाँ पे इमीडिएट डिलीवरी का प्रावधान होता है, कि आपको इमीडिएट डिलीवरी करनी, प्राइस फिक्स हुई और उसके बाद तुरंत आपको डिलीवरी करनी है, ठीक है। इसको फिजिकल मार्केट या फिर कैश मार्केट भी बोला जाता है। अब दोस्तों दूसरा जो मार्केट होता है वो होता है फॉरवर्ड मार्केट। इसमें क्या होगा कि आप आज बैठ के प्राइस फिक्स कर लेते हैं, लेकिन डिलीवरी आप फ्यूचर में लेते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं
फॉरवर्ड मार्केट या फ्यूचर मार्केट भी इसको बोला जाता है। अब दोस्तों अब हम बात करेंगे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS। ये भी अभी रिसेंटली इसकी रिपोर्ट आई थी। इसको कौन पब्लिश करता है? MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। दोस्तों देखिए इसमें कहा क्या गया है कि 2017 एंड 18 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी वो कितनी थी? 6.1%, जो कि 45 ईयर हाई था। उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है, अभी वो हो गई है 5.8% 18 एंड 19 में। अगर हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें तो उसमें भी इंप्रूवमेंट हुआ है। 17-18 में वो 36.9% थी, अभी कितनी है? 37.5%। तो दोस्तों इसी तरह से बाकी सारा डाटा है, आप इसको देख सकते हैं। एंड अगर हम यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें, यूथ मतलब 15 से 29 साल के जो लोग हैं उसके बीच में अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी भी काफी हाई है, 17.3%। एंड पहले कितनी थी? वो 17.8%। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट इसमें भी हुआ है। अब दोस्तों ये जो NSS होता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये भारत में एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे कंडक्ट करवाता था। पर दोस्तों ये जो सर्वे होते थे ये हर 5 साल में एक बार होते थे, तो इनकी फ्रीक्वेंसी काफी कम थी। तो दोस्तों इस समस्या को दूर करने के लिए पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे पिक्चर में लाया गया है, जो कि मोर फ्रीक्वेंट इंटरवल पे एम्प्लॉयमेंट डाटा अवेलेबल कराएगा, एनुअल एंड क्वार्टरली बेसिस पे, है ना दोस्तों। एंड जो PLFS की फर्स्ट जो रिपोर्ट थी वो जून 2019 में पब्लिश हुई थी 17-18 के पीरियड के लिए। अभी सेकंड रिपोर्ट पब्लिश हुई है। अब दोस्तों इस स्लाइड में हमने 3-4 चीजों का यूज किया है। पहला, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ये क्या होती है? परसेंटेज ऑफ पर्सन्स इन लेबर फोर्स। दोस्तों लेबर फोर्स क्या होती है? ऐसे लोग जो या तो काम कर रहे हैं या काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, उनको बोला जाएगा लेबर फोर्स इन द पॉपुलेशन। मान लीजिए कि 130 करोड़ की पॉपुलेशन में 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि या तो काम कर रहे हैं या काम करना चाह रहे हैं या काम करने के लिए अवेलेबल हैं, तो उसका जो परसेंटेज होगा उसको बोला जाएगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। सेकंड है वर्कर पॉपुलेशन रेशो। दोस्तों सिंपल सा मतलब है कि पॉपुलेशन में कितने % लोग एम्प्लॉयड हैं उसको बोला जाएगा वर्कर पॉपुलेशन रेशो। तीसरा होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये क्या होगी कि लेबर फोर्स में कितने % लोग अनएम्प्लॉयड हैं, इस चीज को बताया जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट के माध्यम से। तो आई होप दोस्तों ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम किस एजेंसी के द्वारा किया जाता है और इसमें किस चीज को कंपेयर किया जाता है? तो दोस्तों इसमें ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाएगा। और इसमें वर्ल्ड बैंक क्या होगा? जो PPP होती है, परचेज पावर पैरिटी, उसकी लिस्ट निकालती है। तो जो इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम है वो वर्ल्ड बैंक का है। इसमें वो मेन उसका जो एम होता है वो होता है परचेज पावर पैरिटी को कैलकुलेट करना और उसके बेसिस पे कंट्रीज को रैंक करना, उनकी GDP को कैलकुलेट करना, ठीक है। और दोस्तों इट इज ए इनिशिएटिव मैनेज्ड बाय वर्ल्ड बैंक अंडर UN स्टैटिस्टिकल कमीशन, ठीक है। एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ICP क्या है कि टू प्रोड्यूस कंपेरेबल वॉल्यूम मेजर्स ऑफ GDP एंड इट्स एक्सपेंडिचर कंपोनेंट बेस्ड ऑन PPP, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। दोस्तों इंडिया इसमें शुरुआत से ही पार्टिसिपेट कर रहा है और हमारे यहाँ से जो MOSPI है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, वो हमारी नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। ये क्वेश्चन आ सकता है। एंड दोस्तों अब आप इसकी रिपोर्ट के बारे में देखिए कि इन 2017 इंडिया वाज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ PPP, ठीक है दोस्तों। अगर हम देखें फर्स्ट कौन था? चाइना 16.4% एंड USA 16.3%। दोस्तों इसका बेसिस देखिए GDP इन टर्म्स ऑफ PPP, ये मार्केट रेट पे नहीं है, ये परचेज पावर पैरिटी के बेसिस पे है। तो अब दोस्तों अगर PPP देखें इंडियन रुपये का तो वो कितना था? 20 रुपए 65 पैसे इन 2007। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? दोस्तों मान लीजिए अगर हम मैकडी का बर्गर एक देखें तो अगर वो बर्गर USA में $1 का मिलता है तो वो सेम बर्गर भारत में 20 रुपए 65 पैसे में मिल जाएगा। बोला जाएगा परचेज पावर पैरिटी, मतलब जो कॉमन बास्केट होती है उसको परचेज करने के लिए कितनी करेंसी की आवश्यकता होती है, इसको बोला जाएगा परचेज पावर पैरिटी। When a basket of goods is priced the same in both countries, taking into account the exchange rate। दोस्तों वही बात जो मैंने आपको बताई, बेसिकली इससे आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेजर कर सकते हैं। एंड PPP is the rate at which currency of one country would have to be converted into that
दैट ऑफ अनदर कंट्री टू बाय सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ईच कंट्री। जी हाँ दोस्तों, $1 और जो मैं आपको मैकडी का एग्जांपल दिया था वो सेम एग्जांपल यहाँ पे फिट होता है। एंड ये जो परचेज पावर पैरिटी के नंबर होते हैं, इससे आप लिविंग स्टैंडर्ड को कंपेयर कर सकते हैं, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को आप कंपेयर कर सकते हैं, ग्लोबल पॉवर्टी को आप मेजर कर सकते हैं। तो और एंड दोस्तों ये जो ट्रिपल पी होता है, इट इज हार्ड टू मेजर देन मार्केट बेस्ड रेट। दोस्तों आप जानते हैं कि दो तरह की रेट होती है, एक तो मार्केट एक्सचेंज रेट जो कि डिमांड सप्लाई के बेसिस पे काम करती है। आप देखिए अभी $1 जो है वो तकरीबन ₹70 के बराबर है, लेकिन अगर हम ट्रिपल पी देखें तो वहां पे $1 ₹20 के बराबर है। तो दोस्तों ये डिफरेंस होता है। एंड और दोस्तों ICP does not cover all countries, ठीक है, एंड विच मीन्स दैट डाटा फॉर मिसिंग कंट्रीज मस्ट बी एस्टिमेटेड, वो हमें को एस्टिमेट करना होगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों अगला जो रिपोर्ट है वो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ये कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और दोस्तों इसने क्या अपनी रिपोर्ट में बताया दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट होगा। वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, इसने बोला है कि द वर्ल्ड इकोनॉमी एज अ होल is set to witness its deepest recession since World War II with a forecasted contraction कितना है? 5.2% दिस ईयर। दोस्तों 90% इकोनॉमी जो है रिसेशन में होंगी। इंडिया के बारे में क्या बोला है कि जो इंडिया की इकोनॉमी होगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी 3.2%, ठीक है दोस्तों। तो ये सब चीजें ध्यान में आप न भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको पता क्या होना चाहिए कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश की जाती है। अब दोस्तों अगला रिपोर्ट है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020। इसको कौन रिलीज करता है? UNCTAD, ठीक है दोस्तों। और इसका मेन फोकस क्या होता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के क्या ट्रेंड है उसको ये बताता है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ये तो आप जज भी कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है तो FDI के बारे में बात करेगी एट रीजनल एंड कंट्री लेवल, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसने क्या बताया कि FDI flows to South Asia increased by 10% to $57 billion। और इसमें दोस्तों देखिए कि it is driven largely by a 20% increase in investment in India, ठीक है दोस्तों। इंडिया में इन्वेस्टमेंट 20% बढ़ा है और इंडिया के लार्जेस्ट साउथ एशियन FDI रेसिपेंट है और कितना हुआ है? $51 बिलियन। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि इंडिया की रैंकिंग की तो 18 में रैंक थी 12th, 19th में हो गई 9th ऑन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स टॉप FDI रेसिपेंट। अब दोस्तों जो हमारा जो सब रीजन है साउथ एशिया, उसमें हम नंबर 1 पे हैं और जो हमारे जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आते हैं वो ICT एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आते हैं। एंड सिंगापुर का नंबर सबसे लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI इन इंडिया क्या है? सिंगापुर है। एंड इसमें कुछ एस्टिमेट्स भी दिए गए हैं, वो क्या है कि ग्लोबल FDI फ्लोज विल डिक्रीज बाय अप टू 40% इन 2020 दोस्तों, कोरोना की वजह से। एंड 21 में भी वो डिक्रीज ही रहेगा 5 to 10%। और उसके बाद स्लोली 2022 से इन्वेस्टमेंट फ्लो की रिकवरी स्टार्ट होगी। तो दोस्तों वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट UNCTAD के द्वारा पब्लिश की जाती है। एंड साउथ एशिया में इंडिया नंबर 1 पे है और इंडिया का जो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI वो कौन सा है? सिंगापुर। उसके बाद मॉरिशस, नीदरलैंड, US ये सब आते हैं। तो दोस्तों इतना नॉलेज काफी है इस टॉपिक के बारे में। अब हम बात करेंगे दोस्तों वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 में जो हमने बात की UNCTAD की, ये होता क्या है दोस्तों? ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसको 1964 में एस्टेब्लिश किया गया था। इट इज अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड इट डील्स विद ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट इश्यूज। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और दोस्तों ये संस्था और भी काफी सारी रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, जैसे कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट, ई कॉमर्स एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, रिव्यू ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट। दोस्तों ये आपको याद रखना होगा क्योंकि प्रीलिम्स में आप देखिए ट्रेंड है कि हर साल 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा रिपोर्ट्स के बारे में कि ये रिपोर्ट कौन सी एजेंसी पब्लिश करती है, और ऑप्शंस इस तरह से दिए जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाए। तो दोस्तों आप अलग से नोट्स बनाइए, है ना, रिपोर्ट क्या है और उसकी एजेंसी कौन सी है, और दोस्तों मार्केट में भी आपको मटेरियल मिल जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके प्रीलिम्स की तैयारी के लिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की। ये कौन रिलीज करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, जो कि इंडिपेंडेंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है। इसमें ये 63 नेशंस को रैंक करता है और इंडिया की रैंक 43rd
सेम एज द लास्ट ईयर। और इसमें हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल वीकनेसेस को हाईलाइट किया है, जैसे कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, लो इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ सिस्टम। एंड दोस्तों हमारे यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट्स भी हुए हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, हाई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये सब इसने हमारे पॉजिटिव एरियाज बताए हैं। और दोस्तों देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपको कंफ्यूज करना हो तो एक होती है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। और ये क्या है, ये वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है, जो कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट पब्लिश करता है। दोस्तों काफी मतलब छोटी सी चीज है, बट आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो इसको अच्छे से आप याद कीजिए। अब हम बात करेंगे एग्रीडेक्स। दोस्तों देखिए जिसके पीछे ईएक्स आ गया मतलब वो एक्सचेंज होगा, एंड इट इज रिलेटेड विद एग्रीकल्चर। तो दोस्तों ये क्यों न्यूज में था, क्योंकि जो नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज एनसीडीईएक्स ने भारत का पहला एग्रीकल्चर फ्यूचर इंडेक्स जो है वो अनाउंस किया है, और उसका क्या नाम है, एग्रीडेक्स। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये फ्यूचर इंडेक्स, ये फ्यूचर्स क्या होते हैं हम समझेंगे। पहले हम दोस्तों देखते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे होगा क्या है। दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पे जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज होती हैं वो दोस्तों यहाँ पे 10 लिक्विड कमोडिटीज हैं, इसमें खरीफ एंड रबी सीजन दोनों ही शामिल है। उसकी जो कमोडिटीज होंगी उनको ट्रेड किया जाएगा, जैसे कि चना, कोरिएंडर, कॉटन सीड, गुआ गम, गुआ सीड, जीरा, मस्टर्ड सीड, रिफाइंड सोया ऑयल, सोयाबीन, इन सब की यहाँ पे ट्रेडिंग होगी। एंड दोस्तों देखिए नो ग्रुप ऑफ related commodities may constitute more than 40% of the total weightage in the index in order to ensure diversification। जी हाँ दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन का यहाँ पे ध्यान रखा गया है। एंड इसमें रोल किसका है, सेबी की रिवाइज्ड गाइडलाइंस के बेसिस पे इसको बनाया गया है। अब दोस्तों देखिए ये एनसीडेक्स क्या है एंड फ्यूचर्स क्या होते हैं हम देखेंगे। दोस्तों फ्यूचर बेसिकली डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अब डेरिवेटिव मतलब जो अपनी वैल्यू किसी दूसरी चीज से डिराइव करते हैं, मतलब एक अंडरलाइन कमोडिटी होगी, उसकी प्राइसेस के बेसिस पे ये इंस्ट्रूमेंट अपनी प्राइस डिराइव करते हैं। जैसे कि कमोडिटीज हो सकती है, जैसे कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, मेटल्स हो सकता है, करेंसी हो सकती है, बॉन्ड्स हो सकते हैं, स्टॉक्स हो सकते हैं, ये सब अंडरलाइन कमोडिटीज होती हैं। अब दोस्तों डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट के एग्जांपल्स क्या होंगे, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, ये सब इसके एग्जांपल्स होते हैं। अब दोस्तों ये फ्यूचर क्या होता है, दोस्तों देखिए नाम से लग रहा है फ्यूचर, इसमें क्या होगा कि आप रेट आज ही तय कर लेंगे एंड उसकी डिलीवरी आप फ्यूचर के लिए टाल देंगे, ठीक है। इट इज एन एग्रीमेंट टू बाय और सेल अ स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और फिजिकल कमोडिटी इन ए डेजिग्नेटेड फ्यूचर मंथ, ठीक है दोस्तों। आप पहले से तय कर लेते हैं कि आप किस मंथ में सेल या परचेज करेंगे एट अ प्राइस एग्रीड अपॉन बाय बायर एंड सेलर। आप प्राइस पहले ही तय कर लेंगे। दोस्तों मान लीजिए जैसे मक्का है, कोई किसान है उसने मक्का आज बोई है और उसको लगता है कि एक साल बाद वो मतलब मक्का काट पाएगा, पर एक साल बाद क्या उसकी प्राइस होगी उसको पता नहीं है। तो वो क्या करेगा, मान लो जैसे अभी 100 रुपए पर किलो की प्राइस है, तो वो बोल देगा कि साहब एक साल बाद मैं आपको 110 रुपए पे दूंगा। तो ये होता है फ्यूचर्स, ठीक है। मतलब आपने प्राइस आज फिक्स कर ली, उसकी डिलीवरी आप फ्यूचर में देंगे। और दोस्तों दूसरा होता है ऑप्शंस। ये क्या होता है, इसमें बायर को राइट मिलता है ना, बट ऑब्लिगेशन नहीं होती है। मतलब आप चाहे तो खरीद सकते हैं, बट आपके ऊपर किसी तरह की ऑब्लिगेशन नहीं होगी परचेज करने की। दोस्तों क्यों, मान लीजिए जैसे आपने 105 रुपए पे खरीदने के लिए ऑप्शन को चूज किया है, बट एक साल बाद आपने देखा कि प्राइसेस कम हो गई हैं या प्राइसेस बढ़ गई हैं। मान लीजिए अगर प्राइसेस बढ़ गई हैं तो आप क्यों खरीदेंगे, तो इसलिए आप मना कर देंगे। पर दोस्तों अगर प्राइस कम हो गई, मान लीजिए 100 रुपए हो गई, तो आप उसको खरीद सकते हैं, क्योंकि आपके पास राइट है बट आपके पास ऑब्लिगेशन नहीं है। तो दोस्तों ये बायर के लिए इसमें रिस्क को मैनेज किया जाता है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ये फ्यूचर ऑप्शंस। एंड अब दोस्तों ये एनसीडेक्स क्या होता है, ये ऑनलाइन कमोडिटी एक्सचेंज है जो कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज में डील करता है। ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसको 2003 में स्टेब्लिश किया गया था अंडर कंपनीज एक्ट 1956। एंड दोस्तों इट इज फाउंडेड बाय आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एनएसई एंड नेशनल बैंक फॉर नाबार्ड, ये सब इसमें शामिल है। ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये मुंबई में है, ठीक है। एंड ट्रेडिंग इज डन ऑन 27 कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स एज ऑफ मार्च 2018। दोस्तों ये इसकी जानकारी न भी हो तो चलेगा, आप बस ये याद रखिए कि मुंबई में है ये, और इसमें आईसीआईसीआई बैंक, एनएसई, नाबार्ड का योगदान है। 2003 में इसको बनाया गया था। एंड ये एग्रीकल्चर कमोडिटी प्लेटफॉर्म है।
अब दोस्तों अगली चीज जो न्यूज में थी वो ये थी कि किसान क्रेडिट कार्ड कैंपेन लॉन्च किया गया है 1.5 करोड़ डेयरी फार्मर्स के लिए। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि जो डेयरी फार्मर्स है उनको शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो है इस माध्यम से दिया जाएगा, और ये जो आत्मनिर्भर भारत है का जो पैकेज है उसका एक पार्ट है। अब दोस्तों ये जो केसीसी स्कीम थी ये 1998 में लॉन्च की गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि लैंड होल्डिंग के बेसिस पे जो फार्मर्स है उनको क्रेडिट दिया जाए। सॉरी। और दोस्तों ये मॉडल स्कीम नाबार्ड ने प्रिपेयर की थी। एंड दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आरवी गुप्ता कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर इसको बनाया गया था। और कौन कौन से इंस्टीट्यूशन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? ऑल कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। और यहाँ पे कैश क्रेडिट भी दिया जाता है एंड टर्म क्रेडिट भी दिया जाएगा, मतलब फॉर अलाइड एक्टिविटी सच एज मान लो पंप सेट खरीदना है, लैंड का डेवलपमेंट करना है, प्लांटेशन करना है, ड्रिप इरिगेशन करना है, तो उसके लिए टर्म क्रेडिट भी यहाँ पे दिया जाता है। एंड दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, वही क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा ताकि फार्मर्स को कहां से, बैंकिंग सिस्टम के द्वारा फॉर कल्टीवेशन एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंशन, इन सब के लिए उसको क्रेडिट की जरूरत होती है और इस माध्यम से उसको प्रोवाइड कराया जाता है। दोस्तों इसमें एटीएम इनेबल्ड रुपए कार्ड की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। इसमें कौन कौन एलिजिबल होता है? स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स, शेयर क्रॉपर्स, ओरल लीजी, टेनेंट फार्मर्स जो एसएचजी होते हैं, इसके अलावा जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप। और दोस्तों रिसेंटली इसमें एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स एंड फिशरीज को भी शामिल किया है और अब डेयरी की भी बात इसमें हो रही है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम दोस्तों बात करेंगे वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 जो कि इंडियन अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट रतन लाल को दिया है। और दोस्तों इसमें देखिए इन्होंने क्यों दिया है कि फॉर डेवलपिंग एंड मेनस्ट्रीमिंग अ सॉइल सेंट्रिक अप्रोच टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन दैट कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल एज मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा कि सॉइल सेंट्रिक अप्रोच को इन्होंने डेवलप किया है ताकि फूड प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके एंड ताकि उससे होगा कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है वो कंजर्व हो एंड क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट किया जा सके। एंड दोस्तों डॉक्टर लाल की रिसर्च ने 1990s में इस चीज को रिवील किया था कि अगर आप डिग्रेडेड सॉइल को रिस्टोर करते हो तो उससे न केवल सॉइल कार्बन एंड ऑर्गेनिक मैटर बढ़ते हैं बल्कि उससे आप क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर सकते हो, क्योंकि जो इंप्रूव्ड सॉइल हेल्थ है वो कार्बन डाइऑक्साइड को सीक्वेस्ट भी कर सकती है। इसलिए ये काफी एक नया कंसेप्ट था। इसके लिए रतन लाल को वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 दिया गया था। एंड दोस्तों 3 सेपरेट यूएन ट्रिपल सी कॉन्फ्रेंसेज अडॉप्टेड हिज स्ट्रेटेजी ऑफ रिस्टोरिंग सॉइल हेल्थ एज ए मींस टू सिक्वेस्टरिंग कार्बन। दोस्तों अभी क्लाइमेट चेंज काफी मतलब एक समस्या है और उसके लिए देखिए सोल्यूशन है, तो इसलिए इनको ये प्राइज दिया गया है। एंड दोस्तों ये जो वर्ल्ड फूड प्राइज होता है ये इंटरनेशनल अवार्ड है जो कि इंडिविजुअल के अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करता है किस क्षेत्र में, ह्यूमन डेवलपमेंट बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी, क्वांटिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन द वर्ल्ड। 1987 में ये पिक्चर में आया था एंड इट इज कंसीव्ड बाय नोबेल पीस प्राइज लॉरेट नॉर्मन बोरलॉग। दोस्तों हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसमें इनका बड़ा योगदान था नॉर्मन बोरलॉग का। एंड ये कृषि के क्षेत्र में इसको नोबेल प्राइज के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? फोस्कोस। ये क्या चीज है दोस्तों? ये एफएसएसआई के द्वारा लॉन्च किया गया फूड सेफ्टी कॉम्प्लायंस सिस्टम है। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में कि फोस्कोस क्या है। दोस्तों इट इज ए क्लाउड बेस्ड अपग्रेडेड फूड सेफ्टी कॉम्प्लायंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि एक वन स्टॉप पॉइंट होगा किस चीज के लिए? ऑल रेगुलेटरी एंड कॉम्प्लायंस एंगेजमेंट ऑफ एफएसएसएआई विद फूड बिजनेस ऑपरेटर एंड इट विल रिप्लेस एग्जिस्टिंग फूड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट चीज है और काफी छोटा सा फोस्कोस नाम से समझ में आ रहा है, फूड सेफ्टी कॉम्प्लायंस सिस्टम एंड इट इज लॉन्च बाय एफएसएसएआई। अब दोस्तों अगली जो स्कीम है वो क्या है? लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। दोस्तों ये क्यों न्यूज में थी कि अप्रैल 2020 में इंडिया ने केवल $500 मिलियन ही रेमिट किए हैं अंडर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। दोस्तों अगर हम कंपेयर करें लास्ट ईयर से तो इसमें 61% का डिक्लाइन हुआ है। दोस्तों ये जो स्कीम है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, ये भारत की स्कीम है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था एंड इट अलाउज रेजिडेंट इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग माइनर्स to remit a certain amount of money during a financial year
टू अनदर कंट्री फॉर इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर। जी हाँ दोस्तों, जो भारत के जो रेजिडेंट है वो अपनी इनकम का कुछ पोर्शन दूसरे देश में खर्च कर सकते हैं इस स्कीम के माध्यम से। अब दोस्तों देखिए इसमें क्या क्या चीज समझने की है कि द स्कीम इज नॉट अवेलेबल टू कॉर्पोरेट्स, पार्टनरशिप फर्म्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ट्रस्ट एक्सेट्रा। और यहाँ पे जो लिमिट है वो क्या है, पर फाइनेंशियल ईयर मैक्सिमम आप जो है $2.5 लाख जो है वो रेमिट कर सकते हैं। और ये मनी कहाँ कहाँ आप एक्सपेंड करेंगे, ट्रेवलिंग में, मेडिकल ट्रीटमेंट में, स्टडी में, गिफ्ट्स में, डोनेशंस में, मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव एंड सो ऑन। तो दोस्तों ये काफी सारी चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको ये सब चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपका कोई क्वेरी या डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट टाइमली मिलते रहे। एंड दोस्तों इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।